प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ है। नोबेल प्राइज से संबंधित प्रश्न सदैव ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन अगर हम लोग बुद्धिमानी से कार्य लें तो हम लोग इसका उपयोग मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में बता सकते हैं। नोबेल प्राइज जो होता है विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में जो वितरित किया जाता है वो अभिनव खोजों के लिए दिया जाता है, और उन अभिनव खोजों का सीधा सीधा संबंध मानव कल्याण से होता है, मानव जीवन में आमूलचूल अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए होता है। और अगर इसका संबंध मानव जीवन से गहनता से है तो यह अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है लोक सेवा के लिए। और इसमें हम लोग के साथ खिलवाड़ यह होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और उनके जो नाम होते हैं वो अत्यंत ही हिंदी भाषी लोगों के लिए अटपटे होते हैं। और अटपटा होने का परिणाम यह होता है कि हम लोग परीक्षा में नोबेल पुरस्कार से जुड़े प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग को इससे बचना होगा तो हम लोगों को पढ़ने के अप्रोच में बदलाव करना पड़ेगा। मूल परिवर्तन है यह। हम लोगों को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, क्या ऐसा करिश्मा कर दिया, क्या ऐसा रहस्य को बाहर इन्होंने ला दिया कि इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो आज हम लोग फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो इन्होंने भौतिकी से जुड़े कौन से नियम को प्रतिपादित किया है, या भौतिकी से जुड़े कौन से रहस्यमय किस्से को इन्होंने सुलझाया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये तीन महोदय हैं, और इन तीनों महोदय को संयुक्त रूप से फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया गया है। ये जो महोदय हैं मूछ वाले, इन भाई साहब का नाम है एलन एक्सपेक्ट, और ये जो आप देख रहे हैं इनका नाम जॉन एफ क्लॉजर है, और ये जो आप देख रहे हैं इनका नाम एंटोन जेलिंजर है। तो इन तीनों महोदय की तस्वीर और इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया गया है। आइए देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या तीन कार्य किया है जिसके लिए इनको इतना सम्मान मिल रहा है। तो सबसे पहले जो इनका विषय था वह एंटेंगल्ड फोटॉन्स को लेकर था। इन्होंने मोटा मोटा पूरा जो फोटॉन्स होता है और जो उलझा हुआ फोटॉन होता है जिसको अंग्रेजी में एंटेंगल्ड फोटॉन्स कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने अनुसंधान किया है। और एंटेंगल फोटॉन से ही जुड़ा हुआ है बेल इनइक्वालिटीज, और उसी से जुड़ा हुआ है क्वांटम सूचना विज्ञान। तो हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे। एंटेंगलमेंट क्या है, बेल इनइक्वालिटीज क्या है, और क्वांटम सूचना विज्ञान क्या है। तो आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये जो फोटॉन्स है, जो फोटॉन्स है वह हिस्सा है क्वांटम भौतिकी का, क्वांटम भौतिकी का हिस्सा है। और क्वांटम भौतिकी क्या होता है? क्वांटम भौतिकी या फिर क्वांटम यांत्रिकी साथियों जो सूक्ष्म कणों के जो व्यवहार होते हैं, सूक्ष्म कणों के जो व्यवहार होते हैं वो सामान्य भौतिकी यांत्रिकी से हल नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म कणों के बिहेवियर के बारे में, सूक्ष्म कणों की यांत्रिकी के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। साथियों जब हम लोग किसी गाड़ी को चलते हुए देखते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी गेंद को, तो वहां पर न्यूटन के गति के नियम के आधार पर हम समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन वे न्यूटन के गति के नियम जब हम लोग फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, लेप्टॉन्स, फर्मियंस इत्यादि में लागू करते हैं तो वो वहां सटीक रूप में लागू नहीं हो पाते। तो उनके लिए विशिष्ट अध्ययन की जरूरत पड़ती है, और उस विशिष्ट अध्ययन को ही क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम यांत्रिकी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों फोटॉन क्या होता है, मैं जरा सा आपको फोटॉन के बारे में बता दूं। तो ये जो फोटॉन होता है ये मासलेस पार्टिकल होता है। इसमें
द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन इसमें चार्ज होता है और चार्ज का परिणाम होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। जब कोई बॉडी रेडिएशन करती है तो उसका मतलब वो फोटोन का एमिशन कर रही है। सूर्य से रोशनी आती है विकिरण के रूप में, तो सूर्य से जो रोशनी आ रही है कुछ नहीं और फोटोन ही है। कहीं बल्ब जलते देख रहे हैं तो वहां से फोटोन निकल रहे हैं और आकर हमारी बॉडी में टकरा रहे हैं। हमारी बॉडी से भी प्रति क्षण फोटोन निकलता रहता है। तो साथियों, फोटोन बहुत ही अद्भुत चीज है हमारे प्रकृति का और इसी फोटोन पर प्रयोग किया गया है। साथियों, जब किसी फोटोन को, जब दो फोटोन होते हैं, जब दो फोटोन, फोटोन नंबर 1 और ये फोटोन नंबर 2, ये बहुत ही छोटा होता है साथियों। जो सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, बोसॉन, लेप्टॉन्स, फर्मियॉन्स, ये सभी हमें दिखाई नहीं देते। ये इतने छोटे होते हैं और इनके अध्ययन को ही कहा जाता है क्वांटम यांत्रिकी। तो दो फोटोन है मानिए और ये फिजिकली एक दूसरे से इंटरेक्शन किए, ये दोनों भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होने का परिणाम क्या होता है कि ये उलझ जाते हैं। उलझ जाना को कहते हैं इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट कहते हैं उलझ जाने को। अब ये दो फोटोन हो गए। अभी इस दो फोटोन में जो रहस्य की बात यह थी कि ये जो फोटोन 1 है और इस फोटोन 1 और फोटोन 2 को अगर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो अभी इसमें एक अद्भुत यहाँ पर दृश्य बनता है, एक अद्भुत व्यवहार होता है जो अभी तक रहस्य का विषय था। जैसे अगर यह एक फोटोन है, अगर अब इस फोटोन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसका स्पिन हो गया, तो अभी इसमें जो कुछ भी होता है, इसमें जो कुछ भी इंपैक्ट आएगा उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इस पर दिखता है और इसमें जो भी कुछ एक्टिविटी होगी उसका इंपैक्ट इस पे दिखेगा। उदाहरण के लिए साथियों, अगर मैं इसको देखता हूं और अगर इसका स्पिन अब देखता हूं तो इसका स्पिन अपने आप ही डाउन हो जाता है। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक कोई सूचना भेज रहा है। जब मैं इसका देखता हूं, जब ये डाउन रहता है तो अपने आप अप हो जाता है। जब मैंने इसको देखा तो ये अप था तो ये अपने आप डाउन हो गया। तो जो भी इसमें होता है ठीक उसका उल्टा व्यवहार उसमें होता है। यानी कहने का मतलब यह था साथियों कि प्रयोग के जरिए पाया गया कि अगर उलझे हुए कणों को एक दूसरे से कितना भी दूर रख दिया जाए लेकिन एक कण का प्रभाव दूसरे में आता ही आता है। ये जो प्रेम संबंध है अत्यंत ही कठोर है, अत्यंत ही मजबूत है। इसकी धागा इतनी मजबूत है कि इनको कितना भी दूर कर दीजिए। अभी इसको जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिस पर अभी हम हैं, अगर एक फोटोन को हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी भेज दें तो जो भी इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे ठीक उल्टा परिवर्तन हमको इसमें दिखाई देगा। तो साथियों, अभी ये कैसे हो रहा है, ये रहस्य का विषय था, क्योंकि आइंस्टाइन के अनुसार तो कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज गति से नहीं चल सकती। अगर कोई सबसे अधिक तेज इस पृथ्वी पर चल सकती है तो वो है लाइट। तो साथियों, लेकिन लाइट को भी यहां से जाने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसकी भी स्पीड इतनी नहीं होती कि तुरंत ही पहुंच जाए। भले ही बहुत ज्यादा होती है लेकिन कुछ तो समय लगेगा। जैसे सूर्य से हम तक रोशनी आने में 8 मिनट के आसपास का समय लगभग लगता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज गति से चल रही थी और यहाँ पर जो आइंस्टाइन की संकल्पना है उसमें गड़बड़ी आ जाती है। और इसको आइंस्टाइन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट द पार्टिकल। तो साथियों, इसको कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, उलझा हुआ फोटोन या उलझा हुआ कण, इंटेंगलमेंट पार्टिकल, इंटेंगलमेंट फोटोन, जो भी कह लीजिए। अभी ऐसा माना जाता रहा लंबे समय तक कि यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और वो इंफॉर्मेशन होती है वेरिएबल्स के रूप में, चर के रूप में रहती है। बहुत सारे यहाँ पर सेट रहते हैं, जो भी इसमें होता है वो वैसा ही उस पर दिखाई देने लगता है। यानी कि इन लोग के पास ऑप्शन होता है कि अप हो जाऊंगा, डाउन हो जाऊंगा, ईस्ट हो जाऊंगा, वेस्ट हो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सेट्स रहते हैं यहाँ पर, और जो भी इसमें होता है उसको यह चुन लेता है। तो
तो ये माना जाता था कि यहाँ से कोई ना कोई जो इंफॉर्मेशन सेट ट्रांसफर होती है, और इस इंफॉर्मेशन सेट अगर ट्रांसफर हो रही है, अगर इसको सही मान लिया जाए, ऐसा मैं नहीं, ऐसा बेल महोदय ने मान लिया था, और उन्होंने एक गणित का समीकरण तैयार किया जिसे इनइक्वालिटीज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बेल इनइक्वालिटीज था, इसी का उल्लंघन पाया गया। ये जो जॉन क्लॉजर महोदय थे, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों महोदय थे, इधर मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो महोदय थे एलन एक्सपेक्ट महोदय और ये जो जॉन क्लॉजर महोदय, इन्होंने बताया कि ऐसा कोई, तो साथियों ये जो दो महोदय थे, क्लॉजर महोदय और एक्सपेक्ट महोदय ने यही दोनों को डील किया था। वो बोले कि ऐसा कोई जो बेल इनइक्वालिटीज है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया गया है, वह उचित नहीं है। उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि कई केस ऐसे आते हैं वहां पर बेल इनइक्वालिटीज का पालन नहीं होता है। तो यानी अब तो यह पता चल गया है कि कोई ऐसा वेरिएबल्स नहीं होता है। तो अभी इस पर आगे चीजें चलती रहेंगी रिसर्च। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की परिभाषा यहाँ पर लिखी है। ऐसे कणों का होना संभव है जो इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हो कि एक में परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है, भले ही वे एक दूसरे से काफी दूर पर अवस्थित हो। कणों के इस रहस्यमय संबंध को उलझन कहा जाता है, एंटेंगलमेंट कहा जाता है। क्वांटम यांत्रिकी नामक भौतिकी की शाखा का यह हिस्सा जो दुनिया के परमाणुओं और कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन के स्तर पर काम करने के तरीके का विवरण है। क्वांटम यांत्रिकी का कहना है कि इन बहुत छोटे पैमानों पर कणों के कुछ गुण पूरी तरीके से संभाव्यता पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कुछ भी निश्चित नहीं होता। तो ये जो छोटे कण होते हैं, इनके बिहेवियर में सटीक अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन होता है साथियों। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग इंटेंगलमेंट को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से उस पूरी कथा को सुनाता हूं। अगर दो फोटोन आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इंटेंगल्ड हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब उनको कितनी भी दूरी पर रख दिया जाए, एक में कुछ परिवर्तन होता है, उसका सीधा सीधा असर दूसरे पर दिखता है। तो बेल महोदय, तो ऐसा माना जाता था कि कुछ सूचना है, एक सेट है, उसी के तहत वो चुन लेता है। बेल महोदय ने उसके लिए गणित समीकरण बना दी, लेकिन अभी के प्रयोग में क्लॉजर महोदय, एक्सपेक्ट महोदय ने पाया कि वो जो समीकरण होता है सदैव उसका पालन नहीं होता है, यानी कि ऐसा कोई सेट नहीं है। अब इस पर आगे रिसर्च चलेंगे और जानने का प्रयास किया जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये जान लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आज आप जिस कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रहे हैं उसके जगह पर क्वांटम कम्युनिकेशन आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे, क्वांटम टेलीपोर्टेशन होने लगेगा, अनेक फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस क्लॉजर महोदय के बारे में जानते। इन्होंने क्या किया है, जॉन क्लॉजर ने अपने व्यवहारिक प्रयोग के जरिए बेल इक्विलिटीज को विकसित किया। उसकी खामियों को इन्होंने बताया। अपने मापन में स्पष्ट रूप से बेल इनइक्वालिटीज का उल्लंघन पाया इन्होंने, अभी मैंने जो बात की। और इसका अर्थ यह है कि क्वांटम यांत्रिकी रहस्यमयी चरों के सिद्धांत से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यहां पर कोई और चीज है जिसके कारण से एक में परिवर्तन दूसरे को प्रभावित कर रहा है। इतना घना प्रेम संबंध कैसे है, वो जो धागा है इतनी दूरी जाने के बाद भी कमजोर क्यों नहीं होता है। इस गुत्थी को आगे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और जो सुलझाएगा उसे पुनः फिर नोबेल पुरस्कार से वितरित संभवतः किया ही जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खोज होगी। ये देख रहे हैं, ये एलन एक्सपेक्ट महोदय हैं, मूछ वाले महोदय। एलन एक्सपेक्ट ने जॉन क्लोजर के खामियों को दूर किया। उलझाव दरअसल क्वांटम यांत्रिकी के साथ आंतरिक रूप से निहित है और उलझे हुए कणों के गुणों के बीच संबंध को निर्धारित करने वाले कोई स्थानीय छुपे हुए चर नहीं है। ये कह रहे हैं फोटोन एक ए है तो फोटोन दूसरा ए है, इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है, कोई चर नहीं है, जैसे कि x भी हो सकता है, y भी, z भी, b भी। तो जैसे अगर इसको x देखेंगे तो ये y चुन
चुन लेगा, इसको जेड देखेंगे तो ये बी चुन लेगा। तो बोले ऐसा नहीं है, ये जो इनकी विशेषता जो ट्रांसफर हो रही है वो इन कणों में पहले से ही अंतर्निहित होती है, और वो कैसे रेगुलेट हो रही है अभी उसको आगे रिसर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देख रहे हैं एंटन जेलिंजर महोदय हैं और इनका महत्वपूर्ण योगदान क्वांटम टेलीपोर्टेशन को लेकर होगा। साथियों, एक आप लोग पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जिसे QKD के नाम से जाना जाता है। Q फॉर यहाँ पर क्वांटम है, K फॉर यहाँ पर की है और D फॉर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो जेलिंजर महोदय हैं उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन को बताया था। एंटोन जेलिंजर और उनकी टीम ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन स्थापित करने की चुनौती स्वीकार की। परिष्कृत उपकरणों और प्रयोगों की लंबी श्रृंखला का उपयोग करते हुए एंटोन जेलिंजर ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। उनके शोध समूह ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन नामक सिद्धांत का प्रदर्शन किया, जिसके अंतर्गत क्वांटम अवस्था को एक कण से दूसरी पर स्थानांतरित करना संभव है। साथियों, ये जो महोदय देख रहे हैं जेलिंजर महोदय ने टेलीपोर्टेशन के बारे में बताया, और टेलीपोर्टेशन को इन्होंने कैसे संभव कराया आइए समझते हैं। तो दो फोटोनों को इंटेंगल्ड कर दिया गया है। आप यहां पढ़े ही हैं कि इन्होंने किसका प्रयोग किया, तो उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं का, यानी कि इंटेंगल्ड फोटोन का इन्होंने प्रयोग किया। अभी ये क्या है, ये जैसे कि ये अभी जाकर अगर दूसरे से टकराएगा, दूसरे फोटोन से, तो इसकी कुछ चीजें इसमें ट्रांसफर हो जाएंगी। ये जाके दूसरे से टकराएगा तो इसकी अवस्था दूसरे में ट्रांसफर होगी, और इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। साथियों, अभी भी मैं जो बातें कहूंगा और आप लोग यूट्यूब में देखेंगे, ये बातें भी फोटॉन्स के जरिए जाएगी, लेकिन इसमें हम लोग फोटॉन्स के वेव नेचर का प्रयोग करते हैं। और कौन सा वेव, तो रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं। आजकल ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है, उसमें भी फोटोन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसमें लाइट फोटोन का प्रयोग किया जाएगा 400 से 750 नैनोमीटर तक का। तो अभी भी अगर यह आगे पता चल जाता है कि चीजें कैसे होती हैं, या फिर इस टेलीपोर्टेशन को और डेवलप किया जाता है, तो हम लोग फोटोन के क्वांटम अवस्था का या क्वांटम फीचर्स का प्रयोग करके सूचना भेजेंगे। सूचना तो फोटोन के जरिए ही जाएगी। तो साथियों, यह जो नोबेल पुरस्कार था फिजिक्स के क्षेत्र में, इसी क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए दिया गया है। इसमें दो महत्वपूर्ण बात है कि क्लॉजर महोदय और स्पेक्ट महोदय ने बेल इनइक्वालिटीज का खारिज कर दिया, और दूसरी बात है ये जो आप देख रहे हैं जेलिंजर महोदय ने टेलीपोर्टेशन को बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि चीन में ऐसे क्वांटम सैटेलाइट, क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अगर भारत इस रेस में पीछे छूटता है तो हम लोगों का 2047 तक विकसित राष्ट्र होने का, विकसित विश्व गुरु बनने का और विनिर्माण हब बनने का सपना पूरा होने से रह सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।